एपिसोड 16 शादी। अब तो युवराज का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसे यकीन हो गया कि सक्षम उसके दिमाग के साथ खेलने लगा है। युवराज एक साइकियाट्रिस्ट था, इसीलिए इन बातों को जल्दी समझ जाता था। युवराज ने मन ही मन में कहा, अंडस्को, अब मैं अभिमन्यु को कुछ भी बताऊंगा तो ये यकीन नहीं करेगा। यह शादी हो जाए उसके बाद इस सक्षम नाम की गुत्थी तो मैं उलझा कर रहूंगा, चाहे सक्षम मेरे दिमाग से जितना भी खेल ले। अभिमन्यु ने युवराज के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को अब चले। इस पर युवराज ने पूछा, अंडस्को, मैं तो इतने बड़े जंगल में खो गया, तू मुझे बाहर कैसे लेकर जाएगा? अभिमन्यु बोला, अंडस्को, हम ट्रेनिंग में यही सब सीखते हैं कि जंगल से कैसे बाहर आया जाता है। चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। अभिमन्यु आगे आगे चला और युवराज उसके पीछे पीछे। अभिमन्यु करीब 2 घंटे बाद युवराज को हवेली की ओर ले आया। अब आगे युवराज और अभिमन्यु जैसे ही घर आए, सक्षम वही था। सक्षम को देखकर युवराज को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। सक्षम ने युवराज की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। युवराज और सक्षम के बीच आंखों आंखों में कुछ बात हुई और फिर युवराज अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह महापुरोहित जी ने गार्डन में पूजा की तैयारी कर ली थी। जो पूजा महापुरोहित जी करने जा रहे थे, वह पूजा भी अमावस की पूजा से कम नहीं थी। महापुरोहित जी ने गार्डन में एक बड़ा सा हवन कुंड बनवाया हुआ था। सम्राट की करीब सुबह 6 बजे आंख खुली और वह अंगड़ाई लेता हुआ बालकनी में गया। उसने गार्डन में महापुरोहित जी को हवन कुंड के पास देखा तो उसका मुंह बन गया। सम्राट खुद में ही बोला, अंडस्को, महापुरोहित जी भी इस पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। फिर से पूजा, फिर से अग्नि के सामने इतनी देर बैठना मुझसे तो नहीं होगा। सम्राट अभी बालकनी से नीचे देख रहा था और तभी उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ी, जो अभी अभी हवेली से बाहर की तरफ आई थी। सम्राट ने सृष्टि को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को, इसका पैर ठीक हो गया, जो यह उछलती हुई बाहर आ गई। सभी सम्राट के कानों में दादी की आवाज पड़ी, अंडस्को, सम्राट नहाकर तैयार हो जाओ, पूजा में बैठना है। सृष्टि कब की तैयार हो गई, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। दादी की आवाज सुनकर सम्राट वॉशरूम में चला गया और व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहनकर बाहर आया। सम्राट अपने कमरे से निकालकर सीधा गार्डन में गया, क्योंकि सम्राट जानता था दादी उसे पूजा में बैठाए बिना नहीं मानेगी। कुछ ही देर में सृष्टि और सम्राट हवन कुंड के पास बैठे थे। महापुरोहित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनसे हवन कुंड में आहुति डलवा रहे थे। उस पूजा में घर का कोई भी सदस्य नहीं बैठा था। वहां पुरोहित जी ने सबको बैठने से मना कर दिया था, इसीलिए सब दूर से खड़े होकर वह पूजा देख रहे थे। युवराज ने अभिमन्यु से कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, ये पूजा हमेशा गार्डन में क्यों होती है, हवेली के अंदर क्यों नहीं होती? अभिमन्यु बोला, अंडस्को, युवराज, तू तो सारी बातें मुझसे ऐसे पूछता है जैसे मुझे सारी बातें पता है। भाई, मुझे क्या पता, मैं तो वैसे भी यहाँ बहुत कम आता हूँ, दादी से पूछ। इस पर युवराज बोला, अंडस्को, अभिमन्यु, दादी से कुछ भी पूछता हूँ तो वह मुझे ठीक से जवाब नहीं देती, लेकिन ये बात मुझे अजीब लगी, पूजा हमेशा गार्डन में ही होती है। 2 घंटे की बाद पूजा संपन्न हो गई। आज तो सम्राट सिर्फ 2 घंटे पूजा में बैठा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था। उसका कुर्ता उसकी बॉडी से चिपक गया था। सृष्टि का भी यही हाल था, लेकिन वह तो बिना किसी शिकायत के पूजा में ध्यानपूर्वक बैठी थी। सृष्टि का चेहरा गोरे से लाल हो गया। सम्राट और सृष्टि दोनों ही पूजा से उठ गए। सृष्टि का पैर अब काफी हद तक ठीक था, बस वह हल्का सा लंगड़ा कर चल रही थी। महापुरोहित जी के साथ सब हवेली के अंदर आ गए। हवेली के अंदर जाकर सम्राट तो धड़ाम से सोफे पर बैठ गया, जैसे वह कितना मुश्किल काम करके आया हो, जबकि सृष्टि सम्राट के पास ही खड़ी रही। महापुरोहित जी दोनों को देखकर बोले, अंडस्को, तुम दोनों को आज व्रत करना है, फेरे होने के बाद ही दोनों खाना खा सकते हो। सम्राट का मुंह लटक गया, जबकि युवराज और अभिमन्यु के चेहरे पर हंसी आ गई। सम्राट का लटका हुआ चेहरा देखकर महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, ये बात तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि हफ्ते में 1 बार व्रत करना चाहिए, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। इस पर सम्राट ने महापुरोहित जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, मान गया महापुरोहित जी। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मेडिकल साइंस ने जो कुछ भी अचीव किया है वह सनातन धर्म ने पहले ही बता दिया। महापुरोहित जी ने हल्की सी मुस्कान सम्राट को दी, फिर वहां से चले गए। जाते जाते वह रणधीर सिंह राणा जी से बोले, अंडस्को, मैं रात को ही आऊंगा, तब तक तैयारी कर लेना। सम्राट उधर से अपने कमरे में चला गया। पूरा दिन सम्राट ने कुछ नहीं खाया। सृष्टि ने तो यह व्रत आराम से कर दिया, लेकिन सम्राट को व्रत करने की आदत नहीं थी। फिर भी वह महापुरोहित जी की बात मानकर व्रत कर रहा था। देखते ही देखते शादी का वक्त आ गया। सम्राट ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। सम्राट मंडप में बैठा था। सृष्टि सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आए। सृष्टि ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी।
सम्राट की नज़र फिर से सृष्टि पर ठहर गई। सृष्टि के पैर में चोट थी, इसीलिए हेमलता उसे धीरे धीरे लेकर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सृष्टि जाकर मंडप में सम्राट के पास बैठ गई। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पंडित जी के बिल्कुल बराबर में महापुरोहित जी ही बैठे थे। ये पहली शादी थी जिसमें 2 पंडित जी बैठे हुए थे। शादी में एक भी रस्म ऐसी नहीं थी जहां महापुरोहित जी ना हो, सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हो रहा था। मंडप का अग्निकुंड जल रहा था। सम्राट और सृष्टि दोनों ही आहुति दे रहे थे और तभी अचानक से मंडप का अग्निकुंड बुझ गया। ये देखकर दादा दादी दोनों की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। दोनों ने ही हैरान होकर महापुरोहित जी को देखा और उन्होंने हाथ दिखाकर उन्हें वहीं रुकने को कहा। महापुरोहित जी ने आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण किया। थोड़ी देर में अग्निकुंड फिर से जल गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने सृष्टि और सम्राट को फेरों के लिए खड़ा किया। दोनों ही फेरों के लिए खड़े हो गए। दोनों ने 2 ही फेरे लिए थे कि अग्निकुंड फिर से बुझ गया। इस पर दादी के आंसू आ गए। सम्राट ने दादी को देखकर कहा, दादी, हवा ज्यादा चल रही है इसलिए बार बार बूझ रहा है, आप इतनी सी बात को लेकर परेशान मत होइए। और तभी महापुरोहित जी ने आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण किया। अग्निकुंड फिर से जल गया। सृष्टि और सम्राट ने फिर से फेरे लेने शुरू किए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि अग्निकुंड फिर से बुझ गया। अब तो सृष्टि की आंखों में भी पानी आ गया। वह भी मन ही मन सोचने लगी, आखिर यह क्या हो रहा है? भगवान क्या चाहते हैं? ये कैसी शादी है जिसमें बार बार अग्निकुंड बुझ रहा है? डॉक्टर जी तो पहले ही मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ऊपर से यह अपशगुन जो बार बार हो रहा है। महापुरोहित जी ने फिर से आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण किया। अग्निकुंड फिर से प्रज्वलित हो गया। इस पर महापुरोहित जी ने सृष्टि की ओर देखकर कहा, सृष्टि, अपने इष्ट को याद करो। अपने इष्ट से इस शादी को संपन्न करने के लिए कहो। अपने इष्ट से कहो कि वह ये शादी में सारी बाधाओं को खत्म कर दे। सृष्टि तो हैरानी से महापुरोहित जी को देखने लगी। महापुरोहित जी ने फिर कहा, सृष्टि, मेरी बातों को समझो। अपने इष्ट से मदद मांगो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और अपने महादेव को याद करते हुए बोली, हे महादेव, अगर मैंने बचपन से लेकर आज तक सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो इस शादी को संपन्न कर दीजिए। अब सम्राट और सृष्टि ने बाकी बचे हुए 2 फेरे लिए। इस बार अग्निकुंड नहीं बुझा। रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। युवराज ने नोटिस किया कि पूरी शादी में सक्षम वहां नहीं था। शादी संपन्न होने के बाद महापुरोहित जी ने कहा, सृष्टि, सबसे पहले हवेली के मंदिर में दिया जलाओ। सृष्टि हवेली के मंदिर में गई जहां महादेव की मूर्ति थी। सृष्टि जैसे ही मंदिर में दिया जलाने लगी, महापुरोहित जी बोले, सृष्टि, अपने महादेव का नाम लेकर जो भी काम करोगी वह संपन्न होगा। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुई हो। तुम ध्यान लगाकर मन से जो भी नेक काम करोगी वह काम जरूर फलेगा। और यही कारण है कि रणधीर सिंह और रत्नावती ने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है। तुम्हें आज से इस घर में बहू का दर्जा मिल गया तो तुम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना। सृष्टि ने महापुरोहित जी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाए और फिर हवेली में अपने ईष्ट का नाम लेकर दिया जोड़ दिया। सृष्टि ने जैसे ही हवेली के मंदिर में दिया जलाया, वैसे ही छत पर बैठे हुए सक्षम ने अपनी आंखें खोल दी। इस वक्त सक्षम की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। आंखों में अंगारे दहक रहे थे। चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। सक्षम छत पर अकेला था। काली घनी रात में वह अकेला ही छत पर बैठा हुआ था और उसने भारी आवाज में कहा, तुम इस घर में नहीं रह सकती सृष्टि, तुम्हें मरना होगा। तुम सम्राट को नहीं बचा सकती। तुम इस हवेली में आकर अपने मौत के मुंह में आए हो। सक्षम हवेली की एक पतली सी दीवार पर खड़ा था। उसने दोनों हाथ हवा में फैलाए और जोरों से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने में किसी भी तरह से बच्चे की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव चिल्ला रहा हो। दूसरी तरफ हवेली में सारे मेहमान जा चुके थे। सम्राट भी सोने के लिए जा चुका था, लेकिन सृष्टि, उस महापुरोहित जी ने पूजा करने के लिए कहा था। सृष्टि पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद दादी ने सृष्टि से कहा, अब जाकर तुम भी आराम कर लो। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सृष्टि सम्राट के कमरे में ना जाकर दूसरे कमरे में जाने लगी तो दादी ने उसे रोकते हुए कहा, सृष्टि, तुम्हें आज से सम्राट के साथ ही रहना है। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाए और सम्राट के कमरे में चली गई। सम्राट उस वक्त सो रहा था। सृष्टि भी थक गई थी, ऊपर से उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी, इसलिए वह भी सोफे पर बैठ गई और फिर धीरे धीरे सोफे पर ही लेटकर सो गई। थोड़ी देर बाद सृष्टि की आंख खुली तो उसने खुद को जंगल में देखा। सृष्टि ने जंगल देखा तो उसकी सांसें रुक गई। आसपास घने पेड़ थे और सामने एक कुआं जो उसे अपने और आने के लिए कह रहा था। सृष्टि की आंखों में डर के मारे पानी आ गया। आसपास बहुत ज्यादा सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि सृष्टि की सांसों की आवाज भी सृष्टि सुन पा रही थी। सृष्टि उस जगह को देखकर खुद से ही बोली,
अंडरस्को मैं तो हवेली में थी ना, डॉक्टर जी के कमरे में तो यहाँ कैसे आई? यहाँ कौन लाया? तभी उसे कुएं में से एक आवाज सुनाई दी, मेरे पास आओ सृष्टि, मेरे पास आओ। डर के मारे मोनिका से आगे कहानी लिखी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी वह लिखने की कोशिश कर रही थी। कुएं में से आवाज सुनकर सृष्टि की सांस रुक गई, लेकिन कुएं में से आवाज आनी बंद नहीं हुई। सृष्टि ने जैसे तैसे अपना डर कंट्रोल किया और धीरे से बोली, अंडरस्को कौन है वहाँ? मुझे क्यों बुला रहे हो? कुएं में से फिर आवाज आए, आओ मेरे पास सृष्टि, तुम्हें अंत में मेरे पास ही आना है। मेरे पास आकर ही तुम्हें सुकून मिलेगा। मेरे पास आओ सृष्टि और मेरी बाहों में समा जाओ सृष्टि। सृष्टि अपनी घबराहट को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडरस्को मैं नहीं आऊंगी, मुझे वापस जाना। कुएं में से फिर से आवाज आई, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगी। तुम कभी वापस जा ही नहीं पाओगी, तुम्हें तो हमेशा के लिए मेरे पास आना है। सृष्टि को क्यों मरना होगा? क्या है कुएं का राज? एपिसोड 17 आ जाओ सृष्टि। डर के मारे मोनिका से आगे कहानी लिखी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी वह लिखने की कोशिश कर रही थी। कुएं में से आवाज सुनकर सृष्टि की सांस रुक गई, लेकिन कुएं में से आवाज आनी बंद नहीं हुई। सृष्टि ने जैसे तैसे अपना डर कंट्रोल किया और धीरे से बोली, अंडरस्को कौन है वहाँ? मुझे क्यों बुला रहे हो? कुएं में से फिर आवाज आए, आओ मेरे पास सृष्टि, तुम्हें अंत में मेरे पास ही आना है। मेरे पास आकर ही तुम्हें सुकून मिलेगा। मेरे पास आओ सृष्टि और मेरी बाहों में समा जाओ सृष्टि। सृष्टि अपनी घबराहट को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडरस्को मैं नहीं आऊंगी, मुझे वापस जाना। कुएं में से फिर से आवाज आए, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगी। तुम कभी वापस जा ही नहीं पाओगी, तुम्हें तो हमेशा के लिए मेरे पास आना है। ए फ्लैट आगे। सृष्टि डरते हुए बोली, अंडरस्को मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इस पर कुएं में से फिर से आवाज आए, अंडरस्को आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। आ जाओ सृष्टि, हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। इस पर सृष्टि फिर से डरते हुए बोली, अंडरस्को मेरी आज शादी हुई है, मुझे डॉक्टर जी के पास जाना है। इस पर कुएं में से आवाज आए, अंडरस्को सम्राट तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही प्यार करता था, तुम ही मुझसे दूर भागती हो। आ जाओ सृष्टि, मेरे पास आ जाओ। सृष्टि को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा। आसपास बहुत शांति थी, अजीब सा माहौल था वहाँ। सृष्टि कुएं की तरफ से पलट गई और वापस जाने के लिए जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, किसी जले हुए हाथ ने उसकी बाजू पकड़ ली। सृष्टि की तो जैसे जान ही निकल गई। सृष्टि ने जैसे तैसे हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने कोई जला हुआ आदमी था, जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसे देखते ही सृष्टि की चीख निकल गई। सृष्टि की सुनकर सम्राट सृष्टि के पास आया। सृष्टि इस वक्त डर से कांप रही थी। सृष्टि ने एक पूरा सपना देखा था, जो सपना होकर भी उसे सपना नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था वह सच में जंगल में गई थी और उसने वह सब देखा था। सम्राट ने सृष्टि की कमर को रब करते हुए कहा, अंडरस्को सृष्टि क्या हुआ? सृष्टि तुमने बुरा सपना देखा। सृष्टि डरते हुए हाँफ रही थी और फिर उसने डर के मारे सम्राट के कॉलर को पकड़ लिया और लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडरस्को वह कुआं मुझे बुला रहा था। फिर उसने सम्राट की तरफ डरते हुए देखा और फिर नाम एक गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडरस्को मुझे वहां नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वहां कोई था जो मुझे बुला रहा था, वह जला हुआ आदमी, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सृष्टि को इतना घबराता हुआ देखकर सम्राट के चेहरे पर भी शिकन आ गई। फिर उसने सृष्टि को दिलासा देते हुए उसका सिर अपने सीने पर रख लिया और हल्का हल्का रब करते हुए बोला, अंडरस्को कुछ नहीं हुआ सृष्टि, तुम बस एक बुरा सपना देख रही थी। सृष्टि अभी डर से कांप रही थी, उसने कसकर सम्राट की बाजू पकड़ी हुई थी। सम्राट ने सृष्टि की हालत को देखकर मन ही मन कहा, अंडरस्को सृष्टि जब मुझे पहली बार मिली थी तो उस कुएं के पास ही थी। क्या सच में कोई है जो उसे बुलाता है? ये सब सच होता है क्या? नहीं नहीं, सच नहीं होता। सम्राट तू सर्जन होकर कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। सृष्टि का वहम था और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सम्राट ने महसूस किया सृष्टि ऐसे ही सो गई। सम्राट ने सृष्टि को गोद में उठाया और बेड पर हटा दिया और खुद टेंशन में चक्कर लगाने लगा। सम्राट सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। सृष्टि उस दिन भी कुएं के पास मिली थी। क्या कुआं सच में सृष्टि को बुलाता है? सम्राट काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा और चक्कर लगाता रहा। फिर उसने सोचा कि वह एक बार युवराज से इस बारे में बात करेगा, लेकिन उसने इस वक्त युवराज के पास जाना ठीक नहीं समझा और फिर खुद जाकर सोफे पर सो गया। अगली सुबह सृष्टि हवेली के मंदिर में पूजा कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसे कुएं की तरफ जा रहा था। सृष्टि जितना पूजा में ध्यान लगाती उसका मन उतना ही भटकता। सृष्टि ने जैसे तैसे पूजा संपन्न की और पलट कर देखा तो सक्षम उसके सामने खड़ा था।
सक्षम उसे गुस्से में घूर रहा था। सृष्टि ने आज से पहले हवेली में सक्षम को देखा ही नहीं था। सक्षम शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए सृष्टि ने सक्षम को देखा ही नहीं। सृष्टि ने मुस्कुराकर सक्षम से पूछा, अंडस्को आप कौन हो? इस पर सक्षम हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को सृष्टि तुम मुझे जानती हो, बहुत पहले से जानती हो। इस पर सृष्टि ने हैरानी से पूछा, अंडस्को मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा और मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। इस पर सक्षम ने कहा, अंडस्को मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। सृष्टि ने फिर भी बहुत प्यार से सक्षम के सिर पर हाथ रखा और जैसे उसने सक्षम के सिर पर हाथ रखा उसे अपने हाथों में जलन महसूस हुई। सृष्टि ने जल्दी से अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया और हैरानी से सक्षम को देखने लगी। सक्षम के चेहरे पर एक हल्की सी डेविल स्माइल आ गई। सृष्टि तो हैरानी से सक्षम को देख रही थी, भला 5 साल का बच्चा वह इतना गर्म कैसे हो सकता है। इतना कि सृष्टि को अपना हाथ उसके सिर से हटना पड़ा। तभी वहां दादाजी आए और दादाजी ने सक्षम की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को सक्षम अपनी भाभी को परेशान क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। सक्षम ने घुरकर दादाजी को देखा और बोला, अंडस्को रणधीर ये मेरी भाभी नहीं है। सक्षम ने जब दादाजी से बदतमीजी की तो सृष्टि भी हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को आप छोटे बच्चे हो, आपको दादाजी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस पर सक्षम ने घूरकर सृष्टि को देखा और बोला, अंडस्को मैंने कहा ना, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे सब छोटे हैं, इसलिए मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। दादाजी ने सक्षम को गुस्से में देखा और बाहर जाने का इशारा किया। सक्षम भी गुस्से में बाहर चला गया। दादाजी फिर सृष्टि के पास आकर बोले, अंडस्को सृष्टि इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये छोटा बेशक है लेकिन इसकी सोच थोड़ी बड़ों वाली है, ये सबसे ऐसे ही बातें करता है। इस पर सृष्टि ने पूछा, अंडस्को लेकिन ये कौन? इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को यह मेरे छोटे बेटे का बेटा है, सक्षम सम्राट का चचेरा भाई। सृष्टि ने दादाजी के पैर छुए और फिर किचन में चली गई। दादाजी गुस्से में गार्डन में चले गए जहां सक्षम खड़ा था। दादाजी ने सक्षम को देखकर कहा, अंडस्को आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे घर के सदस्य को परेशान करोगे। इस पर सक्षम ने पलटकर दादाजी को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को तुमने मुझे इस हवेली में जगह दी या मैंने तुम्हें इस हवेली में जगह दी, मैं चाहूँ तो तुम सबको एक ही दिन में निकाल कर फेंक दूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन अगर तुमने मेरे काम में टांग गंधाने की कोशिश की तो इस घर का हर सदस्य मर जाएगा और मुझे मारने में वक्त नहीं लगेगा। दादाजी तो सक्षम को देखकर दांत पीसकर रह गए। दादाजी ने कहा, अंडस्को अगर मैं सम्राट से परेशान नहीं होता तो सबसे पहले तुम्हारा ही इलाज करवाता। सक्षम ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को रणधीर तो अब करवा लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, और इस वहम में मत रहना कि तुमने मुझे इस हवेली में जगह दी है। इतना क्या कर सक्षम जंगल की तरफ चला गया। दादाजी और सक्षम की बात युवराज सुन रहा था। युवराज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जो भी उसने दादाजी और सक्षम की बात सुनी थी उससे तो साफ जाहिर था कि सक्षम के दिल में दादाजी के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है और दादाजी भी मजबूरी में सक्षम को इस घर में रख रहे हैं, लेकिन दादा दादी युवराज को साफ साफ बताते भी नहीं थे। तभी महापुरोहित की हवेली में आए। महापुरोहित के साथ उनके 5 शिष्य भी थे। रणधीर सिंह राणा महापुरोहित जी को इज्जत के साथ हवेली के अंदर लेकर आए। महापुरोहित जी सोफे पर बैठे थे। रणधीर सिंह राणा भी उनके साथ ही बैठे थे, लेकिन युवराज खड़ा था। रणधीर सिंह राणा और महापुरोहित किसी बात को लेकर बात कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद महापुरोहित जी ने युवराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को युवराज अपने दिल में जितनी भी जिज्ञासा है उसे शांत करो, वरना ये जिज्ञासा तुम्हें जीने नहीं देगी। युवराज काफी इंटेलिजेंट था और वह महापुरोहित जी का इशारा समझ गया, लेकिन फिर भी उसने महापुरोहित जी से पूछा, अंडस्को जिज्ञासा शांत करने का कोई रास्ता तो मिले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, कहाँ से शुरू करो। इस पर महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को शून्य से शुरू करो, अगर तुम शून्य से शुरू करोगे तो तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। अपने मन में दृढ़ इच्छा जागृत करो तो तुम अपने उद्देश्य में कामयाब जरूर होंगे। सोचो समझो पूछताछ करो, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तुम यहाँ एक मकसद से आए हो और तुम्हें वह मकसद खुद ही पूरा करना पड़ेगा। महापुरोहित जी की बात सुनकर युवराज को काफी तसल्ली महसूस हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे महापुरोहित जी उसके साथ हैं और उसे मोटिवेट कर रहे हैं। युवराज ने महापुरोहित की तरफ आंखें झपकाए और फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ रणजीत सिंह राणा ने महापुरोहित जी की तरह देखकर कहा, अंडस्को मैं सक्षम का क्या करूं। इस पर महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को मैं यहाँ सम्राट के लिए हूँ, सक्षम के लिए नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस लड़के को हवेली में मत रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
सक्षम से लड़ना आसान नहीं है, तुम जानते हो उसका जन्म कैसे हुआ। वह इस हवेली से उस वक्त चला जाता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। इस पर रणधीर सिंह राणा बेबस होकर बोले, अंडस्को आप ही बताएं महापुरोहित जी, भला मैं अपने ही पोते को कैसे हवेली से निकाल सकता था। वह तो उस वक्त नवजात शिशु था, उस छोटे से बच्चे को वहां कैसे हवेली से दूर छोड़ आता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं पहले ही बहुत पाप कर चुका हूं, अब एक और पाप करना मेरे बस की बात नहीं। इस पर महापुरोहित जी बोले, अंडस्को वह नवजात शिशु नहीं था। क्या तुमने सक्षम के अंदर बदलाव नहीं देखे? तुम्हें कहाँ से सक्षम एक बच्चा नजर आता है? सक्षम बच्चा है ही नहीं, सक्षम के अंदर तो बहुत ताकत और बहुत बुरी शक्तियां हैं जो एक दिन इस हवेली को शमशान बना देगी। रणधीर सिंह राणा तुम्हारा पतन तो निश्चित है, लेकिन जब तक मैं जी रहा हूं मेरे सामने इस हवेली को नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु तो सबको आती है, मुझे भी आएगी। मेरी मृत्यु के बाद इस हवेली का धीरे धीरे सर्वनाश होगा। वह श्राप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रणधीर सिंह राणा, दिल से निकली बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तुम्हें उसे श्राप का तोड़ ढूंढना होगा। अगर तुमने उस श्राप का तोड़ नहीं ढूंढा तो अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पोते की लाश देख लोगे। सृष्टि तो सम्राट को बचा लेगी, लेकिन बाकियों का क्या? कैसे बचाओगे? अभिमन्यु को कैसे बचाओगे? रत्नावती को कैसे बचाओगे? इसीलिए कहता हूँ अंडस्को, सम्राट की शादी हो गई है, वह अब सुरक्षित है। तुम्हें अब उस श्राप का तोड़ ढूंढना होगा। जितनी जल्दी हो सके उस श्राप का तोड़ ढूंढ लो। रणधीर सिंह राणा ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को कैसे ढूंढे मैं? क्या करूं मैं? कैसे करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्या करूं जिससे वह श्राप निष्फल हो जाए? महापुरोहित जी बोले, अंडस्को ये सारी चीज आपस में जुड़ी हुई है, ये सारी बुरी शक्तियां एक होती हैं। यह एक एक करके अपने सारे उद्देश्य को पूरा करेगी। तुम्हें इन बुरी शक्तियों को एक एक करके हराना है। इन सारी शक्तियों को पहले सुलझाओ और फिर एक एक करके उनको खत्म करो। पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसका तोड़ ना हो। तुम्हारे श्राप का भी तोड़ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसकी तोड़ को ढूंढो। वह अंतिम शब्द याद करो जब तुम्हें उसने श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था राणा साहब को? बच्चे के रूप में कौन है सक्षम के शरीर में? एपिसोड 18 संगीता सक्षम की माँ। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को ये सारी चीज आपस में जुड़ी हुई है, ये सारी बुरी शक्तियां एक होती हैं। यह एक एक करके अपने सारे उद्देश्य को पूरा करेगी। तुम्हें इन बुरी शक्तियों को एक एक करके हराना है। इन सारी शक्तियों को पहले सुलझाओ और फिर एक एक करके उनको खत्म करो। पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसका तोड़ ना हो। तुम्हारे श्राप का भी तोड़ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसकी तोड़ को ढूंढो। वह अंतिम शब्द याद करो जब तुम्हें उस औरत ने श्राप दिया था। ए फ्लैट आगे। रणधीर सिंह राणा के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, अंडस्को रणधीर सिंह राणा, जिस तरह मैंने अपना बच्चा खोया है तू भी अपने बच्चों को खो देगा। अपने कंधे पर तुझे बहुत अर्थियां उठानी है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, अपने बच्चों की मौत तू अपनी ही आंखों से दिखेगा। किसी को नहीं बचा पाएगा। तेरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। तू जीते जी नरक भोगेगा। अपने ही बच्चों को तड़प तड़प कर मारता हुआ देखेगा। बचा नहीं पाएगा, मेरा श्राप विफल नहीं जाएगा। रणधीर सिंह राणा। ये सब याद करके रणधीर सिंह राणा अपने दिल पर हाथ रखकर सोफे पर फिर से बैठ गए और तभी महापुरोहित जी बोले, अंडस्को रणधीर सिंह राणा, तुमने अपने दोनों बच्चों की अर्थी को कंधा दे दिया है। अब अपने पोतों को कंधा देने से बचाओ और श्राप का तोड़ ढूंढो। रणवीर सिंह ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, तुम भी ढूंढोगे तो इसका तोड़ जरूर मिलेगा। उसकी आत्मा अभी यही भटक रही है, उसे मुक्ति दिलवाओ। दूसरी तरफ युवराज अभिमन्यु को लेकर गांव का चक्कर लगाने के लिए चला गया। अभिमन्यु जाना नहीं चाहता था, लेकिन युवराज उसे जबरदस्ती लेकर गया था। युवराज को हवेली में पता चला था कि सम्राट की चाची, जिसका नाम संगीता था, उसने गांव के किसी वैद्य से अपना इलाज करवाया था। इसीलिए युवराज अभिमन्यु को अपने साथ लेकर उस वैद्य से मिलने आया था। दोनों ही उस गांव में भटक रहे थे और वैद्य का पता पूछ रहे थे। तभी अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को अबे यार, घर में डॉक्टर है तो तू वैद्य से क्यों अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को अभिमन्यु, मैं ट्रीटमेंट करवाने नहीं जा रहा, मुझे उस वैद्य से कुछ काम है। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को क्या काम है? युवराज बोला, अंडस्को आज से कई साल पहले सम्राट की चाची संगीता जी ने इस वैद्य से अपना ट्रीटमेंट करवाया था ताकि उन्हें बच्चे हो जाए। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को अरे नहीं चाचा का बच्चे तो हॉस्पिटल में हुआ था, मुझे इतना तो पता है। युवराज ने हैरानी से अभिमन्यु को देखा और पूछा, अंडस्को कौन से अस्पताल में? यहाँ तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को अरे है, गांव के बाहर एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है, वही संगीता चाची की डिलीवरी हुई थी और वही सक्षम हुआ था। इस पर युवराज ने पूछा, अंडस्को तुम्हें ये बात किसने बताई कि सक्षम का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है? इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को दादाजी ने, और कौन बताएगा?
युवराज को समझते देर नहीं लगी कि दादाजी ने अभिमन्यु से झूठ बोला है। सक्षम का जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, ये बात तो युवराज जान गया था। बात करते हुए दोनों एक घर के बाहर आ गए, जो एक वैद्य का घर था। युवराज ने आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को बाबा जरा बाहर आइए। आवाज सुनकर एक 80 साल का बूढ़ा अपनी छड़ी से टक टक करता हुआ घर के बाहर आया। उसने नजर बांधकर युवराज और अभिमन्यु को देखा और फिर अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला, अंडस्को कुछ काम था तुम्हें? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को हाँ बाबा काम तो था, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को भला अब मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे दिखाई भी नहीं देता और न ही मैं अब जड़ी बूटी पी सकता हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल सब अस्पताल में इलाज करवाते हैं, आजकल वैद्य से कौन इलाज करवाता? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को बाबा मैं आपसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा और आप भी मुझे घुमा फिराकर जवाब मत देना। युवराज की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी फिर से नजर बांधकर युवराज को देखने लगा और बोला, अंडस्को क्या पूछने आए हो तुम? युवराज ने कहा, अंडस्को हवेली की छोटी बहू संगीता सिंह राणा वह आपके पास आई थी ना, ताकि उन्हें बच्चा हो जाए, आप ही ने उनका इलाज किया था ना? इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को अरे नहीं नहीं, मैंने उसका इलाज नहीं किया, उसका इलाज मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? युवराज ने सवाल किया। इस पर उसे बूढ़े आदमी ने कहा, अंडस्को अरे हवेली की छोटी बहू के बच्चा हो ही नहीं सकता था, वह तो बांझ थी। मैंने तो पहले ही दिन उसकी नब्ज पकड़कर बता दिया था। बेचारी बहुत रोई, लेकिन मैं भी क्या करता, उसे झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि वह मां नहीं बन सकती। युवराज को तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन अभिमन्यु को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। युवराज ने फिर पूछा, अंडस्को लेकिन आप जानते हैं हवेली की छोटी बहू के एक बेटा हुआ है? ये सुनकर वह बूढ़ा भी बहुत हैरान हो गया और बोला, अंडस्को ऐसा हो ही नहीं सकता, उस औरत को बच्चा हो ही नहीं सकता था। इस पर अभिमन्यु बोला, अंडस्को बाबा आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गई है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को बेटा मैं जानता हूँ मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गई है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए बच्चों का घर भी चाहिए। उस औरत के अंदर बच्चे का घर था ही नहीं, तो फिर बच्चा कहाँ से पैदा होता? युवराज को बाबा की बात सही लग रही थी। वह समझ रहा था कि सक्षम हो सकता है संगीता चाची का बेटा ना हो, बल्कि कहीं और से आया हो, लेकिन अब भी युवराज पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। युवराज ने एक और सवाल किया, अंडस्को बाबा आप यकीन से कह सकते हैं कि संगीता जी को बच्चा हो ही नहीं सकता था? इस पर बाबा ने कहा, अंडस्को मैं आज से नहीं 60 सालों से वैद्य का काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने जिसे कहा है कि बच्चा नहीं होगा उसके बच्चा नहीं होता। अभिमन्यु ने युवराज के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को चल यार चल, बाबा को नहीं पता मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गई। अभिमन्यु ने यह बात बहुत धीरे से बोली थी, लेकिन बाबा ने सुन ली और फिर उन्होंने हल्का सा हंसते हुए कहा, अंडस्को बेटा मेडिकल साइंस कितनी भी आगे पहुंच गई हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस औरत के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी। युवराज को तो बाबा की बात पर यकीन आ गया था, लेकिन अभिमन्यु युवराज को वहां से खींचता हुआ ले आया और फिर बोला, अंडस्को अरे बाबा बहुत बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, चाचा ने जरूर आईवीएफ कराया होगा और सक्षम का जन्म हो गया। युवराज ने कहा, अंडस्को अभिमन्यु आईवीएफ कराने से बच्चे नॉर्मल से थोड़े कमजोर पैदा होते हैं, लेकिन सक्षम तो जरूर से ज्यादा ही बड़ा है। अभिमन्यु बोला, अंडस्को अरे यार कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, चलना घूमते फिरते हैं, तू क्या सक्षम और चाचा को लेकर बैठ गया? युवराज ने अब उस अस्पताल में जाने की सोची जिसके बारे में वैद्य बाबा ने अभी अभी युवराज को बताया था। अभिमन्यु ने लाख मना किया, लेकिन युवराज अभिमन्यु को लेकर उस अस्पताल में चला गया। दोनों हॉस्पिटल के अंदर थे। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को मुझे समझ नहीं आता तुझे सक्षम से प्रॉब्लम क्या है? तू क्यों उसके जन्म के पीछे पड़ा है? मैं कह रहा हूँ ना उसका जन्म यही हुआ था। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को देख अभिमन्यु मुझे सक्षम को ट्रीट करना है और उसके लिए मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब वह पैदा हुआ तो उसका वेट कितना था। मैं जानना चाहता हूँ जब वह पैदा हुआ तो उसके बॉडी पार्ट्स विकसित थे या नहीं। अभिमन्यु युवराज के साथ बोर हो रहा था, लेकिन वह हवेली में भी बोर ही होता, इसलिए युवराज के साथ रहना ही उसने सही समझा। वह हॉस्पिटल काफी पुराना लग रहा था, जैसे कितने ही सालों से उसकी मरम्मत न हुई हो, और वह हॉस्पिटल गांव से बहुत दूर भी था। रणधीर सिंह राणा का पूरे गांव में नाम था। इसका फायदा उठाकर युवराज एक डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था। वह डॉक्टर करीब 50 साल के आसपास का था। उस डॉक्टर ने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को कहिए आपको क्या काम था इस अस्पताल में? इस पर युवराज ने कहा,
आप रणधीर सिंह राणा को तो जानते ही हैं, हवेली के बड़े मालिक। मुझे जानना है क्या उनकी छोटी बहू संगीता की डिलीवरी यही हुई थी? इस पर डॉक्टर जी ने कहा, रणधीर सिंह राणा जी की छोटी बहू संगीता की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, उनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हुई थी। इनफैक्ट उनकी डिलीवरी तो कहीं भी नहीं हुई थी, वह तो माँ बनी नहीं सकती थी। अब तो अभिमन्यु की भी आंखें खुल गई। अभिमन्यु जो युवराज के पीछे खड़ा था वह आगे जाकर चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर को देखकर बोला, आप सच कह रहे हैं क्या मेरी चाची की डिलीवरी यहाँ नहीं हुई थी? इस पर डॉक्टर ने कहा, वह यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता था, वह प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर यूटरस था ही नहीं। ये सुनकर अभिमन्यु और युवराज दोनों की आंख खुल गई। युवराज को अब यकीन हो गया कि सक्षम चाचा चाची का बेटा नहीं था। सक्षम को या तो दादा कहीं से लाए हैं या सक्षम की गुत्थी अभी और उलझी हुई है। अभिमन्यु ने फिर कहा, आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए, हो सकता है आप किसी और संगीता के बारे में बात कर रहे हो। इस पर डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, आप रणधीर सिंह राणा की छोटी बहू संगीता जी की ही बात कर रहे हैं ना? उन्हें तो मैंने स्पेशल ट्रीट किया था। मैंने उनके सारे चेकअप किए थे और उनके सारे चेकअप करने के बाद ही मुझे पता चला कि उनकी बॉडी में यूट्रस है ही नहीं, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप माँ नहीं बन सकती, बेबी अडॉप्ट कर लीजिए। मैं उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था, क्योंकि उन्हें एक बच्चे के लिए बहुत उम्मीद थी। अभिमन्यु कुछ पूछता उससे पहले ही युवराज खड़ा होकर डॉक्टर से बोला, थैंक यू डॉक्टर, अब हम चलते हैं। युवराज ने अभिमन्यु की बाजू को पकड़ा और अस्पताल से बाहर ले आया। अभिमन्यु हल्के गुस्से में बोला, मतलब दादाजी ने मुझसे झूठ बोला? अगर चाची प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो सक्षम कौन है? कहाँ से आया है सक्षम? क्या दादाजी ने उसे अडॉप्ट किया है? इस पर युवराज ने कहा, यही तो पता लगाना है कि सक्षम आया कहाँ से है। अगर चाची प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो सक्षम का जन्म कैसे हुआ? दादाजी ने तो सबको यही कहा है कि सक्षम उनका सबसे छोटा पोता है। अभिमन्यु बोला, मैं आज ही जाकर दादा से साफ साफ पूछता हूँ कि आखिर सक्षम है कौन, और उन्होंने हमसे अब तक झूठ क्यों बोला। इस पर युवराज ने कहा, देखो अभिमन्यु, दादाजी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उनसे कुछ पूछोगे तो वह तुम्हें सच भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं उनसे पूछकर देख चुका हूँ। हमें खुद ही सक्षम की गुत्थी सुलझानी होगी, जानना होगा कि यह सक्षम आया कहाँ से। इस पर अभिमन्यु ने कहा, हो सकता है सक्षम को दादाजी ने अडॉप्ट किया हो। युवराज ने कहा, सक्षम अडॉप्टेड नहीं है। फिर उसने कुछ सोचकर अभिमन्यु से पूछा, चाचा चाची की मौत कैसे हुई? इस पर अभिमन्यु ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं था। कुछ साल बाद जब वापस आया तो दादाजी ने कहा कि चाचा चाची की डेथ हो गई। मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं कैसे डेथ हुई, और उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। युवराज ने मन ही मन कहा, और यही सब सम्राट के साथ भी हुआ। सम्राट को भी दादाजी ने कभी चाचा चाची की मौत के बारे में नहीं बताया, कैसे सुलझाओ ये गुत्थी? क्या अभिमन्यु कभी जान पाएगा चाचा चाची की मौत का राज? अगर संगीता नहीं तो कौन है सक्षम की असली माँ? एपिसोड 19। हाँ, आत्मा होती है। इस पर अभिमन्यु ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं था। कुछ साल बाद जब वापस आया तो दादाजी ने कहा कि चाचा चाची की डेथ हो गई। मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं कैसे डेथ हुई, और उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। युवराज ने मन ही मन कहा, और यही सब सम्राट के साथ भी हुआ। सम्राट को भी दादाजी ने कभी चाचा चाची की मौत के बारे में नहीं बताया, कैसे सुलझाओ यह गुत्थी? ए फ्लैट आगे युवराज अभिमन्यु को लेकर हवेली वापस आ गया। अभिमन्यु को दादाजी की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई। युवराज और अभिमन्यु इस वक्त अभिमन्यु के कमरे में बैठे हुए थे। अभिमन्यु का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। युवराज ये बात समझ रहा था। युवराज ने अभिमन्यु से सीधा सीधा बात करने की सोची और फिर वह बोला, अभिमन्यु, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। दादाजी ने हमसे और भी बहुत सारी बातें छुपाई हैं जो वह हमें बताना नहीं चाहते, या तो अपनी मजबूरी के चलते या फिर किसी बहुत बड़े कारण की वजह से वह हमें सच नहीं बताते। अभिमन्यु ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारकर कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि दादाजी हम सब से झूठ बोल सकते हैं। दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर उन्होंने सक्षम को अडॉप्ट किया है तो वह हम सब से यह बात खुलकर भी कर सकते थे। हम तो सक्षम को अपना ही लेते, हमें भला सक्षम से क्या प्रॉब्लम है? युवराज ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, देखो अभिमन्यु, समझने की कोशिश करो। दादाजी ने हम सबको नहीं बताया तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। हमें वह कारण ढूंढना है। हमें पता लगाना है कि सक्षम कौन है, कहाँ से आया है। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम्हें हैरानी होगी। तुम्हें पता है ना, एक बार तुम मुझे जंगल में से लेकर आए थे
उस दिन मैं सक्षम का पीछा कर रहा था। तुम खुद ही सोचो, एक 5 साल का लड़का जंगल में क्या करने गया। अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस हवेली में क्या हो रहा है। अब लग रहा है शायद मैं आर्मी में ही ठीक था, यहाँ बेकार ही आया, यहाँ आकर तो मेरा सिर दर्द हो गया है। तभी वहां सक्षम भी आ गया। सक्षम ने अभिमन्यु युवराज को देखकर कहा, क्या हुआ, मेरे बारे में पता नहीं लगा पाए। ये सुनते ही अभिमन्यु और युवराज एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि सक्षम इस बारे में जानता है। अभिमन्यु ने सक्षम की दोनों बाजू पकड़कर पंजों के बाल बैठते हुए कहा, सक्षम कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? इस हवेली में कैसे आए? कहाँ से लाए हैं दादाजी तुम्हें? तुम चाचू के बेटे तो नहीं हो, ये हम जान चुके हैं कि तुम इस घर के असली बेटे नहीं हो, तो कौन हो तुम? सक्षम ने अभिमन्यु का हाथ झटका। अभिमन्यु का हाथ बहुत मजबूत था। नेवी में रहकर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा तनी हुई थी, लेकिन सक्षम ने हल्का सा हाथ लगाकर ही उसे खुद से दूर कर दिया और फिर एक चेयर पर बैठकर बोला, मैं तुम्हारे चाचा का बेटा ही हूँ। युवराज सक्षम के सामने गया और बोला, सक्षम बनो मत, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि तुम बच्चे नहीं हो, तो तुम अपनी सच्चाई अपने आप ही बता दो। सक्षम ने हंसकर कहा, न तुम मेरी सच्चाई सुन पाओगे और न ही अपनी आंखों से देख पाओगे, तो बेहतर होगा कि खुद ही मेरे बारे में पता कर लो। अगर तुम मेरे बारे में पता कर लोगे तो ठीक, वरना हार कर मेरे सामने आ जाना, मैं तुम दोनों को अपनी सच्चाई दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा। सक्षम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा और फिर कुछ सोचकर पलटा और युवराज को देखकर बोला, जितना मेरे बारे में जानोगे उतना ही उलझते जाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों इस हवेली से चले जाओ। इस दुनिया में भटकने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए, तुम्हारी भलाई इसी में ही है। सक्षम की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अब अभिमन्यु का भी दिमाग खराब होने लगा। युवराज तो जानता था कि सक्षम कुछ ऐसा ही है, या तो उसे किसी ने कंट्रोल किया हुआ है या वह किसी को कंट्रोल कर रहा है, हो ना हो सक्षम किसी आत्मा से कनेक्ट है। युवराज कुछ सोच ही रहा था, तभी अभिमन्यु ने कहा, युवराज क्या लगता है तुम्हें, क्या सक्षम एक आत्मा है? ये सुनते ही युवराज ने हैरानी से अभिमन्यु को देखा और बोला, तो तुम आत्मा पर यकीन करते हो? इस पर अभिमन्यु ने कहा, हाँ करता हूँ, इनफैक्ट एक बार एक आत्मा से मिला भी हुआ हूँ। फ्लैशबैक। अभिमन्यु हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और उसने अपना हेलीकॉप्टर एक जंगल के पास खाली जमीन पर उतार दिया। हेलीकॉप्टर में से अभिमन्यु के साथ साथ उसके 4 जवान भी बंदूक लेकर उतरे। अभिमन्यु किसी मिशन के लिए अपने साथियों के साथ चीन इंडिया के बॉर्डर के पास एक जंगल में था। उन जंगलों में कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे, जिन्हें मारने का ऑर्डर अभिमन्यु और उनकी टीम को मिला था। अभिमन्यु के साथ उसके 4 जवान थे। 5 जंगल में छुपकर एक एक करके आतंकवादी को मार रहे थे। तभी अभिमन्यु का एक साथी जिसका नाम विक्रम था, उसे गोली लग गई। अभिमन्यु ने जब ये देखा तो वह छुपता हुआ विक्रम के पास आया। गोली विक्रम के बाजू पर लगी थी। अभिमन्यु ने एक आतंकवादी को देखा जो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। उसने जल्दी से उसका साफा उतारा और विक्रम की बाजू में बांध दिया। विक्रम दर्द से कराह रहा था, उसके अंदर उठने की जान बिल्कुल नहीं थी। तभी एक और गोली उसके पैर में आकर लगी। अभिमन्यु ने उसे कसकर पकड़ लिया और खींचता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। अभिमन्यु ने कहा, विक्रम कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अभिमन्यु ने अपनी टीम को इशारा किया और अभिमन्यु के बचे हुए 3 जवान थे, उनके पास आ गए। अभिमन्यु ने कहा, तुम सब मिलकर विक्रम को यहाँ से लेकर जाओ, आगे 2 ही आतंकवादी बच्चे हैं, उन्हें मारकर मैं भी आ जाऊंगा। अभिमन्यु की टीम में जो जवान थे वह अभिमन्यु की बात मान नहीं रहे थे। उनमें से एक ने कहा, सॉरी सर, हम आपकी बात नहीं मान सकते, वैसे भी हमारे जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हेलीकॉप्टर तो आप ही उड़ाएंगे। इस पर अभिमन्यु ने कहा, तुम विक्रम को लेकर हेलीकॉप्टर तक जाओ, मैं आधे घंटे में हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाऊंगा। इस पर अभिमन्यु के दूसरे जवान ने कहा, नहीं सर, हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। अभिमन्यु की टीम अभिमन्यु को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ विक्रम बेहोश हो चुका था। अभिमन्यु ने सख्ती से कहा, यह मेरा ऑर्डर है और तुम जानते हो अगर तुमने अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो क्या होता है। वह तीनों जवान अभिमन्यु का ऑर्डर मानकर विक्रम को लेकर वहां से चले गए। अभिमन्यु ने अपनी गन संभाली और जंगल के अंदर चला गया। अभिमन्यु ने बचे हुए आतंकवादी को भी मार दिया। अभिमन्यु जब वापस आने लगा तो रास्ता भटक गया। अभिमन्यु को टेंशन हो गई कि अगर वह टाइम से हेलीकॉप्टर पर नहीं पहुंचा तो विक्रम की जान भी जा सकती है। अभिमन्यु जंगल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल चुकी थी। अभिमन्यु रास्ता ढूंढ रहा था और तभी अभिमन्यु को धक्का लगा। वह धक्का किसी और ने नहीं, विक्रम ने दिया था। अभिमन्यु ने विक्रम को देखा तो हैरान होकर कहा, तुम्हें तो गोली लगी थी ना।
विक्रम कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां शेर ने छलांग मारी। विक्रम ने अभिमन्यु को शेर से बचने के लिए धक्का दिया था। अभिमन्यु ने अपनी जेब से चाकू निकाला और शेर से भिड़ गया। अभिमन्यु और शेर के बीच में लड़ाई होने लगी। अभिमन्यु ने शेर की गर्दन पर चाकू से कई बार वार किया, लेकिन शेर भी बार बार अभिमन्यु की तरफ दहाड़ रहा था। अभिमन्यु शेर के वार से कई जगह से घायल भी हो गया था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर की गर्दन पर हाथ लपेटा और शेर के गले में चाकू से तब तक वार किया जब तक शेर की जान नहीं निकल गई, और अचानक ही अभिमन्यु और शेर दोनों ही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। विक्रम को लगा कि अभिमन्यु मर चुका है, लेकिन तभी अभिमन्यु ने जान लगाकर शेर को अपने ऊपर से हटाया और खड़ा हो गया, और फिर विक्रम को देखकर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें तो मैंने यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तो यहाँ क्यों रुके हो? कहा था ना जाकर हेलीकॉप्टर पर मेरा वेट करो। इस पर विक्रम, जो कि पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हुआ था, वह बोला, अंडस्को, अगर मैं नहीं होता तो आप अब तक शेर के मुंह का निवाला बन चुके होते। अभिमन्यु गुस्से में बोला, अंडस्को, मुझे ऐसी सिचुएशन फेस करनी आती है, लेकिन तुम्हें गोली लगी हुई है। इतना कहकर अभिमन्यु विक्रम के पास आ गया और उसने विक्रम को सहारा दिया। फिर दोनों जंगल से बाहर आने लगे। विक्रम ने अभिमन्यु को जंगल का रास्ता बताया। अभिमन्यु विक्रम को संभालता हुआ हेलीकॉप्टर के पास आ गया। अभिमन्यु हेलीकॉप्टर से 200 मीटर की दूरी पर था। तभी विक्रम ने अभिमन्यु से कहा, सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद जा सकता हूँ। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, पर तुम्हें गोली लगी हुई है और तुम खुद जा सकते हो, चुपचाप चलो। अभिमन्यु सामने देखता हुआ विक्रम को सहारा दे रहा था, और तभी अभिमन्यु ने महसूस किया कि विक्रम तो वहां है ही नहीं। अभिमन्यु बहुत हैरान हो गया कि जिसे उसने अभी अपने हाथों से पकड़ा हुआ था वह अचानक कहाँ गया। अभिमन्यु जल्दी से अपने जवानों के पास गया तो वहां उसने देखा उसके सारे जवान मुंह लटकाए खड़े हैं। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, तुम सब ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्या हुआ? एक जवान कहा, अंडस्को सर, विक्रम इज नो मोर। अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे कुछ ही सेकंड में समझ आ गया कि जिससे वह मिला था वह विक्रम नहीं, विक्रम की आत्मा थी जो जंगल में ही रह गई। अभिमन्यु ने विक्रम की लाश को देखा। अभिमन्यु को इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अपने जवानों के सामने उसने हिम्मत से काम लिया और फिर उसने हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ान भरी। फ्लैशबैक एंड युवराज तो हाथ बांधे बहुत ध्यान से अभिमन्यु की बात सुन रहा था। अभिमन्यु भी जेब में हाथ डालकर बालकनी में खड़ा था। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडस्को, मुझे यकीन नहीं था कि मेरा एक जवान मुझे ऐसे बचाने आएगा। तुम नहीं जानते विक्रम की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने यह बात किसी से शेयर भी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये सच था, विक्रम की आत्मा उस जंगल में ही रह गई और उसने ही मुझे उसे जंगल से बाहर निकाला, वरना मैं आज यहाँ जिंदा नहीं खड़ा होता। युवराज ने कहा, अंडस्को, मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा ही बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। अभिमन्यु, तुम सम्राट के भाई हो और तुम भी जानते हो कि सम्राट इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, इसलिए मुझे लगा शायद तुम भी ना करो। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, अगर विक्रम की आत्मा मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं भी यकीन नहीं करता। जिस दिन सम्राट को कोई आत्मा मिल जाएगी उस दिन वह भी यकीन करने लगेगा। इस पर युवराज ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, मतलब सम्राट को इन सब पर यकीन दिलाने के लिए आत्मा को हायर करना पड़ेगा। इस पर अभिमन्यु भी हंसने लगा। युवराज ने फिर कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर ही सक्षम की गुत्थी सुलझानी चाहिए। अभिमन्यु ने भी कहा, अंडस्को, तुम सही कहते हो, मुझे भी सक्षम को देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। युवराज ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंडस्को, तो कल से फिर हम नए सिरे से सक्षम की गुत्थी सुलझाएंगे। क्या कभी सुलझ पाएगी सक्षम की गुत्थी, या अभिमन्यु को लौटना पड़ेगा खाली हाथ? एपिसोड 20 ताबीज। युवराज ने फिर कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर ही सक्षम की गुत्थी सुलझानी चाहिए। अभिमन्यु ने भी कहा, अंडस्को, तुम सही कहते हो, मुझे भी सक्षम को देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। युवराज ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंडस्को, तो कल से फिर हम नए सिरे से सक्षम की गुत्थी सुलझाएंगे। अब आगे। रात को सम्राट अपनी कुर्ते की बाजू फोल्ड करता हुआ अपने कमरे से निकलकर नीचे आ रहा था, और तभी उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ी। सृष्टि ने रेड कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, रेड कलर का चूड़ा, रेड कलर की बिंदी, रेड कलर की लिपस्टिक। सृष्टि बहुत सुंदर लग रही थी। सम्राट की नज़र फिर से सृष्टि पर ठहर गई। थोड़ी देर तक सम्राट सृष्टि को ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। सम्राट ने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, दादाजी, मैं कल वापस जा रहा हूँ। इस पर दादाजी, जो कि खाना खा रहे थे, उनके हाथ रुक गए। अब वह किसी भी हालत में सम्राट को हवेली से जाने नहीं देना चाहते थे। सम्राट चला जाएगा ये सुनकर कहीं ना कहीं सृष्टि भी उदास हो गई। हालांकि सम्राट ने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था, फिर भी उसे सम्राट से कहीं ना कहीं लगाव हो गया था।
दादाजी ने दादी की तरफ देखा और दादी भी टेंशन में आ गई। दादी ने सम्राट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को सम्राट, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन रुक नहीं सकते? इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को दादी, मैं पिछले 7 दिन से यही हूँ और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा। अगले महीने फिर आ जाऊंगा। दादी ने झट से कहा, अंडस्को अगर तेरा जाना जरूरी है तो तू चला जा, लेकिन सृष्टि को भी ले जा, तेरे बिना सृष्टि अकेली हो जाएगी, इसका मन नहीं लगेगा, इसे भी साथ में ले जाओ। सम्राट ने दादी की तरफ हैरानी से देखा और बोला, अंडस्को अभी 1 हफ्ते पहले तो आप कह रही थी कि आपका मन नहीं लगता, हवेली में बहू आ जाएगी तो मन लग जाएगा, अब आप अपनी बहू को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार है, आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इस पर दादी ने कहा, अंडस्को हाँ, मैंने जो कहा था सही कहा था, इस हवेली में मेरा अकेले मन नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरे और सृष्टि के अरमानों को मार दूं, अगर तू जाएगा तो सृष्टि को लेकर ही, वरना मत जा। सम्राट कुछ बोलता है उससे पहले ही दादाजी ने कहा, अंडस्को हाँ सम्राट, तेरी दादी ठीक कह रही है, वैसे भी तो तू अकेला रहता है, सृष्टि को भी अपने साथ ले जा, तेरा खाना बना देगी, तेरा ध्यान रख लेगी। सम्राट बोला, अंडस्को दादाजी, मैं सृष्टि को लेकर नहीं जा सकता, मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अस्पताल में बिताता हूँ, ना के बराबर ही घर आता हूँ, ये घर में बोर हो जाएगी। दादाजी कुछ कहते हैं उससे पहले ही सम्राट डाइनिंग टेबल पर खड़ा होकर बोला, अंडस्को दादाजी, आपने मुझे कहा था कि शादी कर लो, मैंने कर ली, प्लीज मुझसे और उम्मीद मत कीजिए। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे की तरफ चला गया। सृष्टि सम्राट को जाते हुए देख रही थी। सृष्टि के चेहरे की उदासी बता रही थी कि वह सम्राट को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। सृष्टि ने दादी की तरफ देखकर हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को दादी, अगर वह जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना, आप ही तो कह रही थी कि वह बड़े से अस्पताल में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो अगर वह वहां नहीं जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को सृष्टि अस्पताल में अकेला यही डॉक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, यह नहीं जाएगा तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसने तो जिद लगा रखी है कि इसे वापस ही जाना है। सृष्टि अब कुछ नहीं बोली। सब फिर से डिनर करने लगे। अभिमन्यु ने आज पहली बार नोटिस किया कि सक्षम ना तो उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करता है, ना डिनर करता है, और न ही हवेली में ज्यादा दिखाई देता है। अभिमन्यु ने दादी की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को दादी, सक्षम हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ सक्षम हम सब के साथ बैठकर खाना ही नहीं खाता। दादी अभिमन्यु की बात इग्नोर करते हुए बोली, अंडस्को वह अपने कमरे में खा लेता है। अभिमन्यु ने युवराज को देखा। युवराज ने अभिमन्यु को, दोनों ने ही आंखों में कुछ इशारा किया और फिर अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडस्को दादी लाइए, एक प्लेट में खाना सर्व कर दीजिए, मैं सक्षम को दे आऊंगा, आखिर वह मेरा छोटा भाई है, मुझे उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। दादाजी ने कहा, अंडस्को सक्षम को खाना घर के नौकर में से कोई दे आएगा, तुम अपना खाना खत्म करो। रही बात सक्षम के साथ वक्त बिताने की, तो वह तुम्हारी उम्र का नहीं है जिसके साथ तुम वक्त बिताओगे, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द वापस चले जाओ। अभिमन्यु हल्के गुस्से में डाइनिंग टेबल से खड़ा हो गया और बोला, अंडस्को क्या बात है, जो बेटा आपका जाना चाहता है उसे आप रोक रहे हैं, जो यहाँ रुकना चाहता है उसे आप भेजने की तैयारी कर रहे हैं, आखिर इस हवेली में हो क्या रहा है? साफ साफ बता क्यों नहीं देते दादाजी? अभिमन्यु गुस्से में दादाजी को देख रहा था और दादाजी की आंखों में गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, नफरत सब कुछ था। दादाजी कुछ नहीं बोले। इस पर अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडस्को बताए ना दादाजी, आखिर हवेली में हो क्या रहा है? सक्षम किसी के साथ नहीं बैठता, अकेला अकेला रहता है। सम्राट यहाँ रुकना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे रोकना चाहते हैं। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से भेजने पर तुले रहते हैं। दादाजी को भी गुस्सा आ गया। वह अभिमन्यु को कुछ कहते उससे पहले ही दादी ने उनका हाथ पकड़कर दबा दिया। दादाजी ने एक नज़र अभिमन्यु को गुस्से में देखा और फिर वहां से चले गए। अभिमन्यु ने फिर दादी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को दादी, मैं जानता हूँ इस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे आप सब मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब तक मैं वह राज जान नहीं जाऊंगा तब तक इस हवेली से कहीं नहीं जाऊंगा। जाकर दादाजी को कह देना अभिमन्यु अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। दादी भी अभिमन्यु को हैरानी से देख रही थी। आज से पहले अभिमन्यु ने कभी भी अपने दादा दादी को जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज पहली बार वह उनसे सवाल कर रहा था, पर सवाल भी ऐसा जिसका जवाब ना दादाजी के पास था और ना ही दादी के पास। अभिमन्यु सवाली नजरों से दादी को देख रहा था। वह सोच रहा था कि शायद दादी उसे कुछ बता देंगी, लेकिन दादी ने कुछ नहीं बताया। अभिमन्यु को गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर गुस्से में हाथ मारा, फिर अपने कमरे में चला गया। युवराज भी उठकर पीछे पीछे अभिमन्यु के पास चला गया। दादी ने भी टेबल पर प्लेट रखी और अपने कमरे में चली गई। सृष्टि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है।
अभी सृष्टि को आए हुए 2 ही दिन हुए थे और उसने परिवार में झगड़ा भी देख लिया। सृष्टि ने फिर एक प्लेट में खाना सर्व किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सृष्टि जब कमरे में आई तो सम्राट सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ कर रहा था। सम्राट की नज़र सृष्टि पर गई तो उसने सृष्टि के हाथ में प्लेट देखी, जिसे देखकर सम्राट समझ गया कि सृष्टि वह खाना उसके लिए लेकर आई है। सम्राट अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाता हुआ बोला, सृष्टि मुझे भूख नहीं है, ये खाना ले जाओ। इस पर सृष्टि ने कहा, अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि भूखे रहने से समस्या का समाधान नहीं होता। ये सुनकर सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सृष्टि भी खाना लेकर सम्राट के पास आ गई और प्लेट उसके सामने रखते हुए बोली, आपने थोड़ा सा ही खाया था, पेट भरकर खा लीजिए। इस पर सम्राट ने कहा, सृष्टि मैं काम कर रहा हूँ और सच में मेरी भूख मर गई, मैं नहीं खाना चाहता, इसे ले जाओ। सृष्टि हिम्मत करते हुए बोली, आप अपना काम कर लीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगी। सृष्टि के ऐसा बोलने से सम्राट ने सृष्टि की तरफ देखा और सृष्टि ने नज़र झुका ली। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, बस अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाता रहा। सृष्टि फिर बोली, खा लीजिए। इस पर सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम ही खिला दो। सम्राट सृष्टि से प्यार नहीं करता था, लेकिन सृष्टि जब भी उसके नज़दीक होती थी वह उसे इग्नोर भी नहीं कर पाता था। सृष्टि ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, थोड़ी सब्जी ली और सम्राट की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही सम्राट ने पहला बाइट खाया, हवाएं फिर से चलने लगी। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे तूफान आ रहा हो। मौसम अचानक से बदल गया। खिड़कियां आपस में टकरा रही थी, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था। सृष्टि छत से खड़ी हुई और उसने सारी खिड़की बंद कर दी। सम्राट ने कहा, लगता है मौसम खराब हो गया, लेकिन अभी तक तो ठीक था, अचानक से कैसे खराब हो गया। सृष्टि वापस सम्राट के पास आए और सम्राट को खाना खिलाते हुए बोली, मौसम का क्या भरोसा, वो तो कभी भी बदल जाता है। दूसरी तरफ युवराज और अभिमन्यु दोनों ही सक्षम के कमरे में आए। सक्षम वहां नहीं था। युवराज ने कहा, अभिमन्यु, यही सही मौका है, हमें सक्षम के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे हमें सक्षम की जिंदगी के बारे में पता चल जाएगा कि वाकई इसे किसी ने कंट्रोल किया है या ये सबको कंट्रोल करता है। अभिमन्यु ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह इतनी रात को गया कहाँ? ये 5 साल का बच्चा रात रात भर गायब रहता है और दादा दादी इस बारे में जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। दोनों ही सक्षम के कमरे की तलाशी लेने लगे। सक्षम का कमरा ऐसा था जैसे किसी बड़े आदमी का होता है। सक्षम के कमरे में एक भी खिलौना नहीं था। सक्षम का कमरा आम कमरों जैसा भी नहीं था। उसके कमरे में काले रंग का पेंट हो रखा था, हर चीज काली थी, यहाँ तक कि सक्षम कपड़े भी काले ही पहनता था। उसने कभी कोई दूसरे कलर के कपड़े नहीं पहने थे। ये बात अब तक किसी ने नोटिस नहीं की थी, लेकिन अब युवराज और अभिमन्यु इस बात को नोटिस करने लगे थे। युवराज और अभिमन्यु को उस कमरे में कुछ नहीं मिला। अभिमन्यु ने कहा, यहाँ से तो कोई सुराग नहीं मिला, अब क्या करें? इस पर युवराज ने कहा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, ऐसे तो हम बस सक्षम को नोटिस करते रहेंगे, उसके बारे में कभी पता नहीं लगा पाएंगे। दोनों ने फिर से सक्षम के कमरे की तलाशी में लग गए, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अभिमन्यु तो थककर बैठ गया और तभी उसकी नज़र सक्षम के बेड के नीचे गई जहां कुछ पड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकाला तो वह एक ताबीज था जिसे काले धागे में पिरोया हुआ था। ताबीज कुछ अलग सा ही था। अभिमन्यु ने युवराज को दिखाते हुए कहा, युवराज, ये क्या है? इस पर युवराज ने कहा, ये तो ताबीज है। ताबीज इसके कमरे में क्या कर रहा है? इसे अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? बल्कि इससे बचने के लिए लोगों को ताबीज की जरूरत पड़ती है। ये सुनते ही युवराज का दिमाग खनका और वह अभिमन्यु को देखकर बोला, हो सकता है यह उसी का ताबीज हो जो इससे बचना चाहता हो, लेकिन बच ना पाया हो। अभिमन्यु और युवराज दोनों एक दूसरे को देखने लगे। युवराज ने उस ताबीज को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। अभिमन्यु बोला, इसे खोलकर देखते हैं। इस पर युवराज ने कहा, नहीं, अगर खोलेंगी तो इसकी शक्तियां कम हो जाएगी। हमें पता लगाना होगा कि यह ताबीज किसने बनाया है और किसके लिए बनाया है। क्या छुपा रहे हैं राणा साहब और उनकी पत्नी अभिमन्यु और सम्राट से? कहाँ रात रात भर गायब रहता है सक्षम? क्या है ताबीज का राज?